वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में पावर ऑफ लेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब लेंस की पावर क्या होती है उसको समझते हैं। इससे पहले हम लेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, फोकल लेंथ निकाल चुके हैं, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, ये पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं ना। अब पावर ऑफ लेंस समझना है तो उसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो जो डेफिनेशन है पावर ऑफ लेंस की बच्चों, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए कॉपी में। तो इसको ऐसा बोला गया, द पावर ऑफ लेंस is defined power of lens is defined as the tangent of the angle by which it converges or diverges a beam of light falling at unit distance from the ऑप्टिकल सेंटर, है ना बच्चों। तो अब समझते हैं कि फोकल लेंथ क्या है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई, ऑप्टिकल सेंटर। तो मान लीजिए ये हमारे पास इस तरीके से लेंस है बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं हम, और ये ऐसे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। अब मान लो कि यहाँ से एक रे आई ऐसे, है ना बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपको पता है अगर लेंस नहीं होता तो ये इस पाथ पर चली जाती, बट यहाँ पे लेंस है और ये मान लो कि ऑप्टिकल सेंटर से वो कितनी हाइट पे गिरी है बच्चों, मेरे h हाइट पर, है ना। लेकिन ये इसको कन्वर्ज कर देगा, अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है तो कन्वर्ज कर देगा। तो ये रे कुछ ऐसे है, तो ये कहाँ से पास होगी बच्चों, फोकस से, ही हम जानते हैं, और ये दूरी आपकी फोकल लेंथ है। अब मान लीजिए इसने कितना एंगल इसको डेविएट कर दिया, डेल्टा। तो बच्चों इसने यहाँ पर डेल्टा एंगल से कन्वर्ज कर दिया, तो ये एंगल भी आपका कितना हो गया, डेल्टा, है ना। ये तो समझ में आता ही है। तो यहाँ से इस एंगल का जो कन्वर्जिंग एंगल, उसका टेंजेंट अगर हम देखें, और ये जो रे है, ये इसकी हाइट ऑप्टिकल सेंटर से कितनी हो बच्चों, यूनिट डिस्टेंस h इक्वल्स टू 1 हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो आपका पावर ऑफ लेंस है बच्चों, वो 10 डेल्टा के बराबर होता है। और अगर हम इस ट्राइंगल से 10 डेल्टा देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइट अपॉन फोकल लेंथ, है ना। तो h अपॉन फोकल लेंथ आ जाएगा, लेकिन यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, यूनिट 1। तो इसमें लिखा जाएगा एफ एच इज बिकम्स 1, देन 10 डेल्टा बिकम्स 1 बाई एफ विच इज़ इक्वल्स टू पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो ये भी आप है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसकी जब यूनिट लिखी जाती है बच्चों, तो याद रखिएगा, इफ़ यूनिट of focal length is in meter, then SI unit of power is diopters, है ना, डायोप्टर्स। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पे फोकल लेंथ मीटर में है तो आपकी जो यूनिट है पावर की बच्चों, वो डायोप्टर्स में होती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसको इस तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो वो डेफिनेशन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। द पावर
द पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ अ लेंस may also be defined as the reciprocal of its focal length, reciprocal of its focal length। एक्चुअली बच्चों कितनी ताकत से लेंस रे को मोड़ सकता है, डाइवर्ज कर सकता है, कन्वर्ज कर सकता है, वो पावर कहलाती है लेंस की। देखें यहाँ पर आप देखो, जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा कम होगी, अगर मान लीजिए एक लेंस दूसरा होता यहाँ पर और उसका फोकस इधर होता, तो ये और ज़्यादा मोड़ देता इस रे को, है ना, ज़्यादा एंगल से डिवाइड करता। तो कहने का ये मतलब है जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा होगा, तो उतना ही ज़्यादा वैल्यू टेन डेल्टा की होगी, और जितना ज़्यादा टेन डेल्टा होगा उतनी ज़्यादा पावर होगी। तो एक लेंस की क्षमता कि वो कितनी ताकत के साथ रे को कन्वर्ज कर सकता है या डाइवर्ज कर सकता है, जितना ज़्यादा वो कर पाएगा, और वो उस पर डिपेंड करता है कि उसकी फोकल लेंथ कैसी है। अगर कम फोकल लेंथ है तो ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, और अगर ज़्यादा फोकल लेंथ है तो कम डाइवर्ज और कम कन्वर्ज करेगा, है ना। तो इसलिए वो रेसिप्रोकल डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। अब इसमें बच्चों अगर देखो किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 हो जाए, 1 मीटर, इफ़ फोकल लेंथ ऑफ लेंस बिकम्स 1 मीटर, देन पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/1, तो पावर बिकम्स 1 डायोप्टर। तो याद रखेंगे, अगर आपसे कभी 1 डायोप्टर की डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लिख सकते हो 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर होती है जिसका जो फोकल लेंथ है बच्चों वो 1 मीटर होता है ना। तो आप इस बात को यहाँ पर लिख भी सकते हो, 1 डायोप्टर is the power of a lens whose principal focal length is 1 मीटर, whose principal focal length is 1 मीटर। तो आई होप बच्चों आपको 1 डायोप्टर भी समझ में आया होगा कि 1 डायोप्टर की डेफिनेशन क्या है, और पावर ऑफ लेंस भी आपको क्लियर होगा, है ना, कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। बच्चों पावर निकालने का एक और फार्मूला है, जहाँ से लेंस मेकर फार्मूला में हमने देखा था, याद करो, लेंस मेकर फार्मूला में 1/f की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे लिखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम -1 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे ब्रैकेट 1/r1 -1/r2, है ना। तो बच्चों ये लेंस मेकर फार्मूला था, और 1 फोकल लेंथ ही तो पावर है, तो यही फार्मूला पावर का भी है। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाए लेंस का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाए लेंस का और सराउंडिंग मीडियम का, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से यही फॉर्मूले को यूज़ करके पावर बता सकते हैं। तो सिंपल है ना, ये तो समझ में आता ही है हमें, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या है बच्चों की, लेकिन हमें एफ़ को जब आप मीटर्स में रखोगे तब डायोप्टर से मिलेगा ना आंसर, लेकिन जनरली हर केस में हमें किस में दिया रहता है बच्चों, फोकल लेंथ जनरली सवालों में कैसा दिया जाता है, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में तो देता नहीं। तो उसको मीटर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। तो पहले ही आप अगर करके रख लो, अगर आपको डायोप्टर्स में आंसर चाहिए पावर का और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, तो डिवाइड बाई 100 कर दो। तो ये पहले से ही करके रख लो, तो आप 100 से डिवाइड करोगे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में अपॉन 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा। तो 100 अपॉन फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर्स में रखना। जब आप 100 अपॉन फोकल लेंथ लिखेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में रखना, और अगर आपने पहले मीटर में कैलकुलेट करना है फिर रखना है तो 1/f में रखना, जैसे भी आपकी मर्जी हो। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो 100/f सेंटीमीटर्स, f की वैल्यू सेंटीमीटर्स में रखोगे तो आंसर डायोप्टर्स में आएगा, क्योंकि वो मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमने डिवाइड बाई 100 करके रखा है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, है ना। तो बात एक ही है,
ठीक है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो डायरेक्ट अगर यूज़ करना है सेंटीमीटर में तो 100 बाई सेंटीमीटर में फोकल लेंथ रख दो, और मीटर में दिया है तो 1/f में रख दो, आंसर डायोप्टर्स में आ जाएगा अपना, है ना बच्चों। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पावर का हमने फार्मूला देख लिया। इसमें एक और चीज़ है जो आपको नोट करनी चाहिए कि पावर के फार्मूले में जो फोकल लेंथ है उसको बच्चों आपको किस में रखना चाहिए। जैसे हमने अभी पावर का फार्मूला पढ़ा, अगर फोकल लेंथ मीटर में दिया है तो 1/f, ये पावर का फार्मूला है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो फोकल लेंथ की वैल्यू रखनी है बच्चों, तो आपको पता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंसेज के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो साइन के साथ होती है, कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव और डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन के साथ ही रखना है आपको, फोकल लेंथ की वैल्यू साइन के साथ रखना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो पावर भी कैसे आएगा बच्चों, साइन के साथ, यानी कि जो कन्वर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसका पावर पॉजिटिव आएगा, और डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो उसकी पावर बच्चों कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी, है ना। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। तो कभी भी अगर आप किसी सवाल में पावर कैलकुलेट करें और नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो आप समझ जाना ये डाइवर्जिंग लेंस की पावर है, और अगर पॉजिटिव आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कन्वर्जिंग लेंस की पावर है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जल्दी से, इस बात को लिख लेते हैं कि इन दिस फॉर्मूला put the value of f with sign and get the power of lens with sign। तो लेंस की पावर जो होगी, पावर ऑफ लेंस विथ साइन, वो भी साइन के साथ मिलेगी आपको, है ना। फिर आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों कि फॉर कन्वर्जिंग लेंस पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव और फॉर डाइवर्जिंग लेंस पावर इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना बच्चों। तो इस बात को भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कन्वर्जिंग लेंस के लिए पावर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और डाइवर्जिंग लेंस के लिए पावर जो है हमेशा वो नेगेटिव होता है ना बच्चों। अब जैसे हमने यहाँ पर लेंस का पावर डिफाइन किया है बच्चों, इसी तरीके से स्फेरिकल मिरर्स का भी पावर होता है ना। तो वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने मिरर्स में नहीं पढ़ा है वो, लेकिन क्योंकि हम दोनों की पावर एक साथ पढ़ते हैं इसलिए यहाँ पे पढ़ाया जाता है ना। तो पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, आप वहाँ भी पढ़ सकते थे लेकिन इसका यूज़ यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसलिए हम यहाँ पर पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स ही पढ़ लेते हैं ना। तो आपको पता है कि इसमें आपके मिरर्स होते हैं, तो मिरर क्या करते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन करते हैं। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एसएससी है, फोकल लेंथ है, तो कोई रे ऐसे आएगी तो ऑब्वियसली बात है ऐसे पास होगी। तो इसमें भी रेसिप्रोकल ऑफ, इसकी जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतना ज़्यादा ये क्लोज टू मिरर पास होगी, तो उतनी ज़्यादा उसकी पावर होगी। तो पावर यहाँ पे भी डिफाइन किया जाता है बच्चों, क्या, पावर ऑफ मिरर, PM लिख लेते हैं इसको। तो पावर ऑफ मिरर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर। लेकिन बच्चों यहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ मिरर के साथ यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देते, मतलब पावर ऑफ लेंस होता है 1/f और पावर ऑफ मिरर होता है -1/f, माइनस एक एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर आता है ना बच्चों। अब इसका काम क्या है, ये माइनस क्यों लगाया जाता है, तो आप इस बात को समझें कि एक्चुअल में होता क्या है कि हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है पावर का पॉजिटिव और नेगेटिव होना, मतलब एक जैसे सिस्टम के लिए पावर हमेशा एक जैसा साइन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये कॉनकेव जो मिरर है इसमें आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, लेकिन ये जो कॉनकेव मिरर है बच्चों ये कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर,
और कन्वर्जिंग लेंस के लिए जब हमने पॉजिटिव लिखी थी पावर, तो हम ये चाहते थे जो भी हमारे कन्वर्जिंग सिस्टम हो, लेंस या मिरर, उनकी पावर पॉजिटिव में आनी चाहिए, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। मतलब पावर पॉजिटिव है चाहे मिरर में चाहे लेंस में, तो अगर कन्वर्जिंग सिस्टम है तो दोनों ही केसेस में पावर पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ तो नेगेटिव हो जाती है कन्वर्जिंग मिरर की, इसलिए एक एक्स्ट्रा माइनस साइन हमने लग दिया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। और वैसे डाइवर्जिंग लेंस की या डाइवर्जिंग मिरर की पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, डाइवर्जिंग सिस्टम की पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ जो है मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर की, वो पॉजिटिव होती है, तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा माइनस साइन चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे पावर ऑफ मिरर में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगा देते हैं ताकि स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, और कन्वर्जिंग सिस्टम चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, उनकी पावर हमेशा पॉजिटिव आए, और डाइवर्जिंग सिस्टम की पावर हमेशा नेगेटिव आए, है ना बच्चों। तो आप यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, पावर को डिफाइन किया है 1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और यहाँ पे ये याद रहेगा कि जो पावर है बच्चों वो पॉजिटिव होगी, किसके लिए, फॉर कन्वर्जिंग मिरर, है ना, कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर, है ना। और यहाँ पर पावर जो है वो नेगेटिव होगी, किसके लिए बच्चों, डाइवर्जिंग मिरर, डेट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो आपका चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, जो आपका कन्वर्जिंग सिस्टम हो, चाहे मिरर हो चाहे वो बच्चों लेंस हो, तो कन्वर्जिंग सिस्टम की जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, और डाइवर्जिंग सिस्टम की, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, डाइवर्जिंग सिस्टम की पावर हमेशा नेगेटिव होगी, है ना। तो ये स्टैंडर्ड है, तो इस बात को बच्चों आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। तो चाहे मिरर हो, लेकिन फोकल लेंथ में आप ध्यान रखिएगा, मिरर वाली पावर में, फोकल लेंथ में 1/f जब आप करते हो तो एक माइनस साइन लिखते हो, और जब 1/f प्लस के साथ लिखते हो वो पावर ऑफ लेंस होता है ना। और इसका भी आपका यूनिट डायोप्टर्स होता है, अगर फोकल लेंथ आप किस में रखेंगे बच्चों, मीटर्स में, है ना। और वही अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100 फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रख दो, तो उसमें आ जाएगा आंसर, है ना। तो दिस इज़ द पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, तो ये भी याद रखिए बच्चों, है ना, बड़े काम की चीज़ है। आगे हम कुछ क्वेश्चंस में इसका बड़ा उपयोग करेंगे, है ना। कुछ सेक्शन पढ़ना है हमें लेंस और मिरर को मिलाकर, उसमें हम देखेंगे कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो देखिए अब जो सेक्शन है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। तो कई बार हमें थिन लेंसेज के कॉम्बिनेशन भी पूछे जाते हैं ना, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो होता क्या है कि भाई आपके ऐसे 2-3 लेंस या बहुत सारे लेंस, हम 2 को लेकर अभी चीज़ों को समझते हैं, बाद में इसको एक्सटेंड कर देंगे बाकी चीज़ों के लिए, है ना। तो देखो इस तरीके से मान लीजिए आपके पास यहाँ पर 2 लेंस है ना, कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और कॉम्बिनेशन ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए रखे हैं। एक तो थिन लेंसेज हैं और ऊपर से दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में, मतलब इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है ना। जब इन दोनों के बीच में गैप आएगा तो सिचुएशन अलग होगी, उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे ना। अभी ये दोनों को सेपरेट नहीं किया गया, बिल्कुल कांटेक्ट में रखा गया है ना बच्चों, एक साथ ये चिपके हुए रखे गए हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि इन दोनों लेंसेज को हटा के ऐसा लेंस भी तो ले सकते हैं जो इन दोनों के लेंस के इफेक्ट के जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करे, तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंस। तो उस इक्विवेलेंट लेंस की एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ भी होगी। अब मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है, तो जो इक्विवेलेंट वाला आपका लेंस होगा उसकी एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी। तो वो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी वो हम निकालना चाहते हैं इस कॉम्बिनेशन। तो देखिए उसको कैसे निकालेंगे। अब मान लीजिए ये अभी हम 2 लेंस के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे लेंसेज को जब हम कंबाइन करेंगे उनके लिए फॉर्मूला उसी को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, है ना। तो देखिए पहले इन दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखेंगे, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में जो ये विड्थ होती है बच्चों, विड्थ दोनों लेंस के मिला के ये नेग्लिजिबल है। एक लेंस की विड्थ तो नेग्लिजिबल है, ये तो आपने जब हमने लेंस पढ़ना चालू किया था तभी मैंने आपको बताया था। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, जो कॉन्टैक्ट वाला कॉम्बिनेशन, इसमें आप जितने भी लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखेंगे फिर इस तरीके से एज्यूम करना है कि उनकी विड्थ जो है बच्चों
वो नेग्लिजिबल है, तो इनकी विड्थ हम मान के नहीं चलेंगे, मतलब इनके सेंटर से ही इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानते हैं। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये आपका रे ऐसे आई बच्चों, है ना, तो ये कुछ ऐसे कन्वर्ज करेगी। अच्छा, ये लेंस नहीं होता तो ये कन्वर्ज करके कहाँ इमेज बनाता बच्चों, यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा लेंस आ गया है, तो ये इसको और मोड़ेगा रे को, तो फाइनल इमेज कहीं और बनेगी। तो ये वाली जो दूरी है ऑब्जेक्ट से बच्चों, ये मान लो u है, और इमेज 1 की जो दूरी है इसको v1 मान लेते हैं। फिर ये इसको डिस्प्लेस करेगा, मतलब और कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ कहीं फाइनल इमेज बनेगी आई। तो जो फाइनल इमेज की दूरी है उसको हम v मान लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो I1 ऑब्जेक्ट इमेज है f1 का, फर्स्ट लेंस का, वही आपका ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा सेकंड लेंस के लिए। फर्स्ट लेंस का जो इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए कैसी है बच्चों, ऑब्जेक्ट की तरह। ये तो हम करते ही आए हैं कॉम्बिनेशन में, आपको पता ही है, पीछे भी हमने पढ़ा है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, फर्स्ट लेंस के लिए आप लेंस फॉर्मूला लिखो। तो आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे हम कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगा रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला निकाल रहे हैं, साइन कन्वेंशन बाद में लगाएंगे। तो सिंपल लेंस फार्मूला आप लिखें। तो भाई इसका इमेज जो है वो v1 पर है, तो हम लिखेंगे 1/v1, है ना, और यहाँ पर -1/u इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ कितना है बच्चों, f1। अभी हम कोई भी साइन कन्वेंशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम न्यूमेरिकल डाटा सॉल्व करते समय अप्लाई करते हैं। ये डराइव करते हुए हमने एक बार किया हुआ है, जब हमने लेंस फार्मूला ड्राइव किया था, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा पॉइंट। वैसा ही पॉइंट है जैसा लेंस मेकर फार्मूला में आपको बताया था। तो आप इसको यहाँ ऊपर हेडिंग भी लिख सकते हो, लेंस फार्मूला फॉर L1, है ना बच्चों। तो L1 लेंस के लिए लेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, और ये लेंस L2 है ना। तो ये हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, ठीक बच्चों। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 दे दो आप। फिर लेंस फार्मूला फॉर L2 लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगा। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट जो है बच्चों वो v1 है, और इमेज जो है वो v है। तो इसमें लिखेंगे 1/v, साइन कन्वेंशन फिर से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1/v1 इक्वल्स टू 1/, उसका फोकल लेंथ है बच्चों f2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो भाई, है ना। इसकी इमेज लेंस L1 की इमेज v1 थी, है ना बच्चों, तो यहाँ पे v1 लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे आप, यहाँ पे अगर ऐड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन, है ना बच्चों, यहाँ पे ऐसे वो खींच लेते हैं ताकि ये अलग सेक्शन है, आपको समझ में आए। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 1/v1 1/v1 अपोजिट साइन में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब बच्चों अगर आपका यहाँ पर इसकी जगह सिंगल लेंस होता और यही इफेक्ट वो कब प्रोड्यूस करता, मतलब यही इक्वेशन आपकी कब बनती, जब यहाँ पे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होती। तो हम उस केस में क्या लिख लेते, अगर इक्विवेलेंट लेंस के लिए लिखते, फॉर इक्विवेलेंट लेंस, तो क्या हो जाता बच्चों, इक्विवेलेंट लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। तो इक्विवेलेंट लेंस का जो फोकल लेंथ है, अगर इसको हटा के हम एक ही लेंस से रिप्रेजेंट करें कॉम्बिनेशन को, तो उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप निकाल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में, है ना। जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ना, वैसे इसमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। देखिए, तो बच्चों जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हुआ, हम यहाँ पे ऊपर लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इसको आप f लिख लो, है ना, f इक्विवेलेंट की जगह f ही लिख लो। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बच्चों, तो वो कितना आया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो उसका हमारे पास रिजल्ट आया 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। अच्छा, ये तो दो लेंसेज रखे थे तो ये रिजल्ट था,
अगर बच्चों इससे ज़्यादा लेंस रखते तो उसका रिजल्ट क्या होता है ना। तो अगर ज़्यादा लेंस होते, मोर लेंसेज आर देयर देन 1/f3 और प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे ही हो जाता बच्चों, है ना। फिर उसके बाद 1/f क्या है, 1/f इज़ द पावर ऑफ लेंस। तो ये पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस है, मतलब इक्विवेलेंट पावर है, इक्विवेलेंट लेंस का पावर है ना। तो ये इक्विवेलेंट पावर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/f1 मतलब पावर ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस पावर ऑफ सेकंड लेंस प्लस पावर ऑफ थर्ड लेंस एंड डॉट 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 डॉट। तो इक्विवेलेंट जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन लिखा जा सकता है। और पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस का पावर जो है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है बच्चों, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, है ना। तो ये बात आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर ध्यान से आप देखें बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं ना लेंस के, ऐसा हो सकता है, फिर यहाँ पे एक और लेंस हो सकता है, फिर यहाँ पे कॉनकेव लेंस भी हो सकता है, फिर कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है। इस तरीके से काफ़ी सारे लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब आप फोकल लेंथ और पावर रखेंगे ना, तो साइन के साथ रखना बच्चों। तो जिनकी फोकल्स और पावर लेंथ, फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस नेगेटिव आएंगे तो बीच में नेगेटिव साइन आ जाएगा। मैंने पॉजिटिव रखा है लेकिन आपको ये वैल्यू साइन के साथ रखनी है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और इक्विवेलेंट पावर की भी आपकी एक पर्टिकुलर साइन आएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का और इक्विवेलेंट पावर का भी साइन आएगा। तो अगर इक्विवेलेंट पावर का साइन या इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव आता है बच्चों, नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो पूरा सिस्टम जो आप सिंगल इक्विवेलेंट लेंस से रिप्लेस करेंगे, वो पूरा सिस्टम, वो पूरा इक्विवेलेंट लेंस आपका बिहेव करेगा। अगर नेगेटिव आता है तो किसकी तरह, नेगेटिव किसका होता है बच्चों, डाइवर्जिंग सिस्टम का, तो फिर वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा कॉम्बिनेशन। और अगर आपका पॉजिटिव आता है तो पूरा सिस्टम आपका कैसा बिहेव करेगा बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि वो हम अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लेंगे, है ना। एक बात का और याद रखिएगा बच्चों कि कभी कभी क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया है ना, ऐसे चिपके हुए लेंस रखे हैं भाई इस तरीके से, और यहाँ पर बच्चों आपको क्या है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, इसका रेडियस R3, इसका रेडियस R4 ऐसे दे दिया गया मान लो, और आपसे बोला गया कि इक्विवेलेंट पावर निकालो, रेडियस दिए हैं, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इसका मान लो म्यू 1.5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई, इस तरीके से, है ना बच्चों। तो फिर आप इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो हमें फोकल लेंथ वाला फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला वाला लगा लेना चाहिए। तो जैसे उसमें लिखते हैं ना, म्यू एल बाई म्यू एस माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये वाला फार्मूला लगाओ और आप इंडिविजुअल फोकल लेंथ निकाल लो। पहले आप इस वाले की निकाल लेना f1, इसकी निकाल लेना f2, इसकी निकाल लेना f3, और फिर तीनों का कॉम्बिनेशन निकाल लेना, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेना। लेकिन कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि सर जब हम बीच वाले लेंस का फोकल लेंथ निकाल रहे हैं तो उसके सराउंडिंग मीडियम में एयर रखते हैं कि भाई ये वाला रखेंगे जो लेंस के बीच में। तो बच्चों ऐसा नहीं करना। देखो यहाँ पे जो ये फोकल लेंथ लिखा हुआ है, ये लेंस से घिरा हुआ जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी ऐसे कितने भी लेंसेज कॉम्बिनेशन में आजू बाजू अगर दूसरे लेंसेज हैं और उनका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता। सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने का मतलब होता है कि जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट है और बच्चों ऑब्जर्वर है ना। तो याद रखिएगा, जिस मीडियम में आपका ऑब्जेक्ट है और जो ऑब्जर्वर है, तो वो अभी भी एयर वाले हैं। इसलिए आप जब कैलकुलेट करेंगे तो सराउंडिंग मीडियम का 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लेना। जब बीच वाले के लिए आप कर रहे हो आपको तब भी एयर ही लेना है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि इस फॉर्मूले में, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और रिफाइन कर रहे हैं हम, इस फॉर्मूले में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों सराउंडिंग मीडियम का, वो सराउंडिंग मीडियम उसको बोलते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर प्रेजेंट होते हैं ना। तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लेना है। और ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मूला वैलिड ही तब है जब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो सेम होगा, मतलब वो दोनों सेम मीडियम होंगे, और उसी को सराउंडिंग मीडियम बोलते हैं। लेंस के आजू बाजू के मीडियम को सराउंडिंग मीडियम नहीं कहते हैं, है ना।
तो ये बात आप याद रखना। तो जब लेंस में सराउंडिंग मीडियम आप पुट करोगे तो देख लेना ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर वाला मीडियम कौन सा है, ना कि लेंस जिन दो लेंस से घिरा हुआ है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप अप्लाई कर दोगे। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इसको अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, जैसे कन्वर्जिंग सिस्टम का जो इक्विवेलेंट है वो वैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और डाइवर्जिंग का नेगेटिव आएगा, वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूँ, जो आपका इक्विवेलेंट लेंस का मैग्नीफाइंग पावर होगा, मैग्नीफाइंग पावर, तो बच्चों इन सभी लेंसेज का अपना इंडिविजुअल मैग्नीफाइंग पावर होगा, इसका M1, इसका M2, इसका M3। तो ये हमेशा प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीफिकेशन होता है ना। तो ये M1 मल्टीप्लाइड बाई M2 मल्टीप्लाइड बाई M3 एंड सो ऑन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद होना चाहिए कि भाई मैग्नीफिकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल, बच्चों क्या, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल लेंसेज, है ना। तो ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, काम आता है अपन को, है ना। तो यहाँ पे जल्दी से बच्चों हम लोग लिख लेते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं देखो, और इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि काम आता है काफ़ी। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट, ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो इक्विवेलेंट का या किसी भी चीज़ का, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है बच्चों, पैरेक्सियल रेस, है ना। ये बात तो हम बार बार करते हैं, बिना पैरेक्सियल रेस के तो ये फॉर्मूला आते नहीं है ना। तो ये सारी पैरेक्सियल रेस के लिए ही एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए था, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पैरेक्सियल रेस, है ना बच्चों। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये होना चाहिए कि दिस इज़ ओनली वैलिड फॉर थिन लेंसेज। ये तभी तक वैलिड है बच्चों, चाहे जब तक आपका कॉम्बिनेशन कितना भी ले लो, लेकिन वो उसका जो लेंस की थिकनेस है वो बहुत कम होनी चाहिए, मतलब नेग्लिजिबल होनी चाहिए। अगर नेग्लिजिबल नहीं होगी तो ये सब कुछ वैलिड नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा कि इनको कांटेक्ट में रखा जाता है। अगर आप दूर दूर रख दोगे तो फिर ये फार्मूला नहीं अप्लाई होंगे, फिर अलग प्रकार का फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर थिन लेंसेज, है ना बच्चों। तो ये याद रखिएगा, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर थिन लेंसेज विच आर इन कॉन्टैक्ट, और वो कॉन्टैक्ट में होने चाहिए, विच आर इन कॉन्टैक्ट, है ना बच्चों। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसमें हम लिख सकते हैं इट इज़ एप्लीकेबल, और इसके लेंस के जहाँ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर हैं उन दोनों साइड के मीडियम भी कैसे होने चाहिए बच्चों, सेम, क्योंकि लेंस फार्मूला तभी वैलिड था, तो हमने ये लेंस फार्मूला से ही निकाला हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ वैलिड ओनली व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ sides of combination of lenses are same, है ना। तो दोनों साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर है वो सेम होने चाहिए बच्चों, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर अपन को पूरा डिराइव करना पड़ेगा, जैसे हमने लेंसेज का डेरिवेशन सीखा है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि F1, F2, F3 जो है वो इंडिविजुअल लेंस की फोकल लेंथ है, और उसके लिए आपको सराउंडिंग मीडियम क्या मानना है बच्चों। तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर प्रेजेंट है, ना कि उसके आजू बाजू वाले लेंस का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो ये बात भी याद रखेंगे, ये मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो F1, F2, F3 एंड सो ऑन आर the individual
the individual focal length in which mu surrounding या फिर mu s is the refractive index of that medium in which object and observer is present. ऑब्जर्वर इज कैप्ट लिख लो, चाहो तो प्रेजेंट भी लिख सकते हो, इज प्रेजेंट और इज कैप्ट। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे हुए हैं या फिर वहाँ पे प्लेस की गए। ठीक है, तो बच्चों ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने में। और पांचवा जो आपका पॉइंट है, इफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ becomes positive, then the combination behaves like diverging lens, sorry पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग लेंस, behaves like converging lens, and if equivalent focal length becomes negative, then combination behaves like diverging lens। तो अगर वो नेगेटिव है तो कॉम्बिनेशन डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करेगा, और अगर पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करेगा। नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग और पॉजिटिव है तो कन्वर्जिंग। तो आई होप बच्चों आपको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज जब कांटेक्ट में रखे जाते हैं तो उनसे रिलेटेड क्या क्या पूछा जा सकता है वो आपको क्लियर हुआ हो, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने चाहिए वो भी आपको क्लियर हुआ है ना बच्चों।